एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। Is it possible to use UV spectroscopy as a tool to predict the course of this reaction? Question is visible to all? Yes, ma'am. कोई भी अगर थोड़ा भी किसी को आंसर आ रहा है तो क्या रेस करिए, इंटरेक्ट करिए बेटा, कुछ भी अपने समझ से बताइए आप लोग, तो फिर मैं आप बताऊं। एक बार स्लाइड मैम ओपन की, स्लाइड ओपन कीजिए मैम। Is it possible, ये जो नीचे लिखा है, is it possible to use UV spectroscopy as a tool to predict the course of this reaction? हाँ, एक बच्चे ने रेज किया है हैंड, नाम नहीं शो है उसका। आप बताओ बेटा, ये 082 F7B4 कौन है ये? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। कौन? रूपम बोल रहे हैं? यस मैम। हाँ रूपम बोले। इसमें सिस्टम है फर्स्ट वाले में। आपकी आवाज थोड़ी सी विजिबल क्लियर नहीं है बेटा, फिर से बोलिए। मतलब पूरा तो बनाया नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो जाएगा। कैसे, मतलब इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? पॉसिबल है कि नहीं? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये कैसे पता चलेगा? आज हम लोग का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वही है ना, यही मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे रिलेटेड एक्चुअली कुछ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पुट अप हो गया है, तो मैं सोची कि डिस्कस कर लूं। हाँ, दूसरा कौन बच्चा बोल रहा है? रूपम ने कहा कि किया जा सकता है। शाम भी बताएं। यस मैम, वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकाल के कर सकते हैं क्या? ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू अलग आएगा, अलग आएगा, एंड ये 6 मेंबर्ड का अलग हाँ, आएगा। लैम्डा मैक्स निकाला किसी ने इन दोनों कंपाउंड का? नहीं मैम, एक्चुअली वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया था। अच्छा देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, इन दोनों का जब आप लोग क्वेश्चन निकालोगे लैम्डा मैक्स। हाँ सोनल आप भी बोल दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस मैम, द सेम कि हम लैम्डा मैक्स निकाल कर इन दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का स्ट्रक्चर आया होगा। ठीक है, लेकिन ये बात माइंड में ध्यान रखनी है, बिना कैलकुलेट किए हम नहीं बता सकते हैं कि हम क्लियरली इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन दिया है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या एक टूल हो सकती है इस कोर्स ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए। इस कोर्स ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए का क्या मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है। ओके, और रिएक्शन तभी होगा जब आपको ये पता चलेगा कि 6 मेंबर्ड रिंग से आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और जैसा आप लोगों सारे लोगों ने बोला कि अगर मान लीजिए आपका स्पेक्ट्रोस्कोप जो आप 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड का निकाल रहे हैं लैम्डा मैक्स, अगर मान लीजिए जैसे मैंने इन दोनों का कैलकुलेट किया, आप लोग का होमवर्क है ये, आप लोग करिएगा। आप ध्यान देंगे ये कि एक का 227 आएगा 6 मेंबर्ड वाले का, और 5 मेंबर्ड वाले का 226 आएगा। मैम ये वाला लेक्चर ही हम लोगों ने नहीं किया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। क्या बेटा? ये वाला लेक्चर हम लोग का नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं बार बार बोलती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन आज पक्का मैं अभी जस्ट क्लास के बाद ही सारे के सारे एक चैनल कर, अपने चैनल में ही सारे जो मेरे क्लासेस हैं वो सारे रिकॉर्डेड है, मैं सारे के सारे डाल दूंगी सीक्वेंस से, है ना, बाय नेम, तो आप पढ़िएगा। लेकिन ये जो रूल से आप निकालोगे तो आप देखोगे कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो उसकी वैल्यू 326 या 226 आएगी, और जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसका 320, सॉरी जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसका 327 या अभी मेरे पास वो। अच्छा यस मैम,
एक का 227 आ रहा है, एक का अच्छा कैलकुलेट किया। हाँ, एक का 227 आएगा जो 6 मेंबर रहेंगे, और जो 5 5 मेंबर मेंबर रहेंगे का उनका मैम 226 आएगा। ठीक 5 है, मेंबर का मतलब तो इसलिए ये इसका मतलब क्या है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर लैम्डा मैक्स 227 और 226 आए तो आप क्लियरली नहीं कर सकते हो ना, कितना छोटा मार्जिन है ये 327 और 226 आएगा। 326 का, कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। रिएक्शन हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है शाम्बी बेटा कि फोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है तो आपका रिएक्टेंट का कुछ स्पेक्ट्रा आ रहा होगा, और जब प्रोडक्ट बना तो उसका कुछ स्पेक्ट्रा आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका अगर दोनों के लैम्डा मैक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब तो आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एज अ टूल ले सकते हो बताने के लिए, लेकिन अगर आपका नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाओगे। उस केस में क्या है, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जैसे कि एनएमआर, आईआर। ओके, अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपका मतलब ये सारे जितने भी आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल के बारे में ये मैं बता रही हूँ, ये लास्ट में आपको बताऊंगी एप्लीकेशन पार्ट में, अभी इसके बाद में जब सिलेक्शन रूल बता दूंगी तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हमेशा यस नहीं होगा। कर सकते हो डिस्टिंग्विश, लेकिन आप लैम्डा मैक्स निकाल करके देखेंगे, अगर वो बहुत ही क्लोज होगा तब आप नहीं कर सकते हो, तब हमें दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन था आप लोग का, मेरे अदर एंगेजमेंट थी तो मैं चली गई थी। आपको क्वेश्चन था कि कैसे सिलेक्शन रूल के हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, ये स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें अलग अलग ई नोट्स डाले जाते हैं। ई पाठशाला भी उसमें से ही एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है स्वयं के थ्रू। ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, आई विल सर्कुलेट ऑल ऑफ यू, और यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सिलेक्शन रूल के बारे में दिया है। जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया था सिलेक्शन रूल का, जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है मेनली, ये जो सिलेक्शन रूल और ट्रांजिशन है, जो डीपर पार्ट है, ये आपका इनऑर्गेनिक की स्टडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जितना तक ऑर्गेनिक में आता है, ये ऑर्गेनिक में सिर्फ इतने तक आता है कि आपका जो स्पिन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो सिमेट्री है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, जो ऑर्बिटल ओवरलैप है तभी पॉसिबल है। और आपने एक चीज और देखी थी कि जो प्लानर है, अगर प्लेनैरिटी लॉस हो रही है इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है। आपने इसमें अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ जहाँ पे हम लोग ने बात किया था। ये देखिए, इस स्लाइड में हम लोग ने बात किया था आपसे कि जहाँ पे बायफिनाइल है, ये बायफिनाइल क्या था, प्लानर नहीं था। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो प्लेनैरिटी को लॉस कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, तो उनमें ओवरलैप का लॉस हो रहा है और वो जो इंटेंसिटी है वो घट जा रही है। ठीक है, इंटेंसिटी घटने का मतलब है कि एनर्जी गैप बढ़ रहा है। एनर्जी गैप बढ़ रहा है मतलब आपके जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसलिए विद रिड्यूस्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ। अब इसके बहुत डीपर पार्ट में मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन स्टिल I will try to go little bit to that. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें जो सिलेक्शन रूल्स है यही चीज इसमें भी फॉलो होगी। कुछ जैसे आपने फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जितना भी टाइम टेकन होता है बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज क्वाइट स्मॉल, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 सेकेंड, and thus the molecule of the atom undergoing transition does not have enough time to appreciably change in the position or else configuration। मतलब क्या है कि जो फ्रैंक कॉर्डन, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? आप लोग ने पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने। देखिए यहाँ पे बीएससी से लेके एमएससी तक के बच्चे हैं, तो अगर एमएससी के बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो बीएससी के बच्चों को जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके जैम में जाकर के यूज होगा, मतलब लास्ट 3rd ईयर में जाकर के थोड़ा बहुत है ना। तो बेसिक, क्योंकि मैं अलग अलग क्लासेस आपकी नहीं ले पा रही थी तो इसलिए मैंने एक कंबाइंड क्लासेस किया है बीएससी एमएससी सबके लिए, ताकि आपके सबके लिए जो इंटरेस्टेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि ये जैम का भी सिलेबस है, गेट का भी सिलेबस है और नेट के सिलेबस में भी है। तो मैं अभी
फिलहाल यही सारे टॉपिक्स लूंगी जो सारे के लिए कॉमन होगा, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसके बाद फिर आपका देखती हूँ कंफर्मेशन ले लूंगी। ठीक है, तो ये जो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल है, हाँ सुमित बोले, आप कुछ बोल रहे थे, कोई एक्सप्लेन कर रहा था? क्या एक्सप्लेन क्या करना है मैम? फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। अक्षत बोलना चाह रहे हैं कुछ? यस मैम, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, मतलब वाइब्रेशनल लेवल का जो ट्रांजिशन होता है वो इतना फास्ट होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता है। जो तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाता है, ना स्पिन चेंज करने का टाइम मिलता है ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का टाइम मिलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एक पॉइंट है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। ठीक है ना, ये चीजें आपको पहले ही क्लास में बताई हैं। तो जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो सिलेक्शन रूल के थ्रू गवर्न होते हैं, और ये जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं ये इन सारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी उसका क्या है, वाइब्रेशनल लेवल क्या कह रहा है, उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद उसके जो सिलेक्शन रूल, इन तीनों के बाद ट्रांजिशन के बाद हम सिलेक्शन रूल देखते हैं, तब ये हमारे में बताता है कि जो फिजिबिलिटी है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन ये मेनली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये आपके उसके लिए भी अलाउड होता है। तो लेपर्डे सिलेक्शन रूल में क्या है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने बताया था, बस कि सब शेल सेम, अगर सेम सब शेल होंगे तो फॉरबिडन होगी ट्रांजिशन। तो इसका मतलब कि अगर पीपी ट्रांजिशन हो रहा है या डीडी ट्रांजिशन होगा, ये सारे के सारे फॉरबिडन होंगे। और एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसके बाद जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कही थी कि अगर एक स्पिन से दूसरे स्पिन जा रहा है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस सिलेक्शन रूल का ब्रेकडाउन होता है तो जो आपका ट्रांजिशन है वो क्या होगा, वो फॉरबिडन होगा। बस अंतर ये है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कभी कभी ऑब्जर्वेबल होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था कि, अब मैं उस क्वेश्चन पे आ रही हूँ जो सुमित ने पूछा था। सुमित ने पूछा था कि क्यों एन से पाई एंटीबॉडी में जाता है तो वो वीक बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जर्वेबल है, लेकिन वो फॉरबिडन है लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेबल है। लेकिन ऑब्जर्वेबल है वो किस वेवलेंथ के रेंज में ऑब्जर्वेबल है, ये ध्यान देने लायक बात। ठीक है, जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोप जो ऑब्जर्व किया जाता है उसका जो एप्सिलॉन होता है, एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन द केस ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशन ये बहुत कम रेंजेस के होते हैं, ऑलमोस्ट 100 200 इस तरीके से होते हैं। जहां जो अलाउड वाला होता है वो 1000 2000 3000 और भी ज्यादा हो सकता है, और ये जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं ये 100 200 इस रेंज में होते हैं। ठीक है, तो फॉरबिडन मतलब फॉरबिडन बस ये है कि वो ऑब्जर्वेबल है, उसका रीजन बस यही है कि क्या कहते हैं वो उसका जो शेप है या उसमें स्पिन के ट्रांजिशन है, या तो जो शेप मतलब जो सिमेट्रिकली उसमें डिस्टिंक्शन आ रहा है, वो सारा का सारा क्या है उसको वो रोक रहा है, तो वो हो रहा है ट्रांजिशन, ऑब्जर्वेबल है लेकिन वो बहुत ही फॉरबिडन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं डायरेक्ट पाविया से बताऊंगी, जिसके जो आप लोग के सबके ही पास ये बुक होगी। एप्लीकेशन बताने के पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगी, और जो डायरेक्ट आपका ये भी एक ई पाठशाला का ही आपका ले रही हूँ स्टडी मटेरियल, बस ये दूसरा स्टडी मटेरियल है ये। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या इफेक्ट होता है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का। अगर बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, ये पाविया में दिया है लेकिन थोड़ा सा कंसाइज दिया है,
और ये जो स्टडी मटेरियल है आपका ई पाठशाला वाला, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। ये भी ट्रस्टेड ऑनलाइन मटेरियल है। तो बेंजीन जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें मैम, एक आप जब क्वेश्चन तक था। कोई, हाँ बोलिए। मैम, जैसे हम लोग का एग्जाम होगा, ये कंफर्म है पार्ट 2 का या पार्ट 3? ओके, हाँ एग्जाम वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जब बोलेगी तो होगा। फिक्स है कि एग्जाम होगा मैम, कि हम लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा? ये मुझसे नहीं पूछे अंकित, ये आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होगा, वही बता पाएगा, ठीक है। तो ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है आपके इस क्वेश्चन के लिए, तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो बेंजीन है, जब तक इसमें कोई लोन पेयर नहीं लगा है, ठीक है, लोन पेयर नहीं लगा तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो केवल पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। अब दो एब्जॉर्प्शन बैंड है 184 पे, जिसकी जो एप्सिलॉन है वो 47,000 है जैसे देख रहे हैं, और 2 है जिसका कि एप्सिलॉन 7400 नैनोमीटर है। ये दो प्राइमरी बैंड्स होते हैं बेंजीन के केस, और साथ में एक बैंड आता है 255 पे, जिसको कि सेकेंडरी बैंड कहा जाता है, और ये फाइन स्ट्रक्चर होता है। और लेकिन जो सबसे इंटेंस पीक आती है वो 184 पे आती है, वो अलाउड ट्रांजिशन की होती है। और कुछ अब हम देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, यूजुअल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के रीजन में होती है, ठीक है। अगर क्रोमोफोर नहीं लगा होगा तो वी कैन नॉट विजुअलाइज, क्योंकि हमें देखने के लिए अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो विजिबल रीजन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, अगर वो विजिबल रीजन को भी कवर करता है तब। अब हम केवल सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे, अब बाकी सब आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूट, इसको हम लोग ने वुडवर्ड फिशर रूल से देखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग ने ध्यान नहीं दिया हो कि जब उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो क्या होता है, और जब उसमें ऑर्थो मेटा पैरा पे लगता है तो क्या इफेक्ट होता है। इसलिए हम यहाँ पे मैं एक बार इसको नोटिस करवा दे रही हूँ कि अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है आपका, तो जब बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप में, तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो किधर शिफ्ट हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये हम लोग ने देखा भी है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और जो फाइन स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट हो जाता है। फाइन स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, जो स्पेक्ट्रा का पीक है, शार्प पीक है, जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी, जैसे मान लीजिए पॉली साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो स्पेक्ट्रा आता है, अभी हम लोग आज कुछ स्पेक्ट्रा भी देखेंगे, जो स्पेक्ट्रा आता है वो क्या होता है, बहुत ही शार्प आता है, एकदम फाइन आता है। द बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है वो उसी वजह से होता है। अल्काइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट आपने बताया था, आपने पढ़ा था। साथ में इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हाइपर कंजुगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई बताएगा कि व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? कोई बताएगा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? देखिए, हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको ध्यान है कि प्रोटॉन एक निकलता जाता है, जो मैंने स्टडी मटेरियल कल दिखाया था क्रॉस कंजुगेशन जिसमें था, उसमें हाइपर कंजुगेशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो टीएनबी की साइट पे है, आप लोग उस पे देख सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन भी हम यूज, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आपका जो हाइपर कंजुगेशन है, ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बताने में यूज किया जाता है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर के ये आपको बस बता दूं कि अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगे रहेंगे तो आपका क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे लेंथ ऑफ द पाई सिस्टम, ठीक है। तो जब लेंथ ऑफ पाई सिस्टम को रेजोनेंस के थ्रू इंक्रीज कर देंगे, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी रीजन हो,
अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर कंजुगेशन इंक्रीज कर रहा है, वॉट एवर बी द रीजन, in that case the energy gap will be lowered, and because of that lower energy gap the wavelength gets shifted to the higher, that means the bathochromic shift will occur. तो इजीली हम ये देख सकते हैं बेंजीन फिनॉल के केस में कि अगर बेंजीन फिनॉल प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बेड 203.5 नैनोमीटर वो शिफ्ट होकर के 210.5 नैनोमीटर तक हो जाती है, और 254 नैनोमीटर सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन जो आता है वो 270 नैनोमीटर पे आ जाती है। अब एक है कि इफेक्ट ऑफ पाई कंजुगेशन, ये पाई कंजुगेशन भी हम बता चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा बैथोक्रोमिक शिफ्ट आता है, ये कंजुगेशन में ही इन्वॉल्व रहता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसी से रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तब क्या होता है, तो जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो क्या करता है, वो लॉन्गर वेवलेंथ के, भले ही उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट का कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, अगर आपका जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ही शिफ्ट करेगा हमेशा। जो सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे, जैसे कि NH3+ है, SO2 NH2 है, CN है, COH है, ये सारे हैं, ये सब क्या करेंगे, ये कोई इफेक्ट नहीं करेंगे सेकेंडरी बैंड के केस, जब तक कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो क्रोमोफोर पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मान देखिए, एक बताया था मैंने क्रोमोफोर, एक बताया था ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या होता है, जो कलर डायरेक्ट इम्पार्ट करता है, और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, जो उसकी कलर की इंटेंसिटी को या तो फिर इनहेंस करता है या तो फिर डिक्रीज करता है। तो अगर आपका जो क्रोमोफोर है, अगर जो आपका ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एज इट इज क्रोमोफोर की तरह वर्क कर रहा है, तब उस केस में आपका इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी वो उसकी तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो अगर जो आपका दोनों ही केस में अगर सेकेंडरी वेव जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्रोमोफोर की तरह वो एक्ट कर रहा है, उस पोजीशन पे है, तब आपका जो इंटेंसिटी है, जो वेवलेंथ है, वो क्या होगी, वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ होगी। नीचे कुछ टेबल दिया हुआ है, ये पाविया से ही लिया गया है, ये अभी हम लोग पाविया देखेंगे, बुक पे मैं शेयर करूंगी उससे कुछ पार्ट एप्लीकेशन में, तब आपको देखा जाए। अब ये कह रहे हैं कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव मतलब क्या है, आपके पैरा सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ऑर्थो हो सकते हैं, ये भी पाविया से ही लिया गया है, तो ये आप डायरेक्ट पाविया से भी पढ़ सकते हैं, ये जो पार्ट लिया गया है। अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपने देखा, वो सिमिलर इफेक्ट शो करेंगे। अभी जो पहले आपने पहला पॉइंट देखा वो कब के लिए है, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए, बेंजीन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सेम कर रहे हैं, वो प्राइमरी बैंड के केस में। ठीक है, सेकेंडरी बैंड के केस में आपने देखा कि अगर एज वो क्रोमोफोर है तो वो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट करेंगे। अब अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो शिफ्ट होगी प्राइमरी बैंड की, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, दोनों के सम के बराबर से भी ज्यादा। मतलब अगर कोई मान लीजिए 2 आ रहा है, 2 इनहेंसमेंट आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कोई बेंजीन ग्रुप है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई लगा हुआ है, मान लीजिए खाली H2N लगा हुआ है, तो उससे मान लीजिए 3 बढ़ रहा है, 3 नैनोमीटर, ऐसे मैंने रैंडम ऐसे कोई फिगर ले ली कि 3 नैनोमीटर की बड़ा इनहेंसमेंट आ रहा है, और NO2 लगने की वजह से आपका 5 का इनहेंसमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब कि 3 + 5 8 होना चाहिए, तो दोनों अगर लगा है तो वो 8 से भी ज्यादा का इनहेंसमेंट होगा। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैग्नीट्यूड दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे लगा हुआ है, तो जो प्राइमरी बैंड होगी वो ग्रेटर देन द सम ऑफ द शिफ्ट ड्यू टू द इंडिविजुअल ग्रुप होगी। अब ये एट्रीब्यूटेड है क्यों, क्योंकि जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है, मोर रेजोनेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, वो पूरा डिस्पर्शन हो जा रहा है पाई बॉन्ड का,
इसकी वजह से ये रीजन है। इसमें एग्जाम्पल दे दिया है आपका, ये एग्जाम्पल पाविया का ही है। अभी आप देखेंगे जब मैं पाविया खोलूंगी तो ये एनालिन और NO2 का कॉन्जुगेशन करके दिखाया, रेजोनेंस करके। ये तो था कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड लगा हो, और ये पैरा पे आपको लगा के दिखाया। अब अगर डिपेंड करता है कि अगर ऑर्थो या मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उस केस में क्या होता है कि अगर ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे है तो जो मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व जो हो रहा है वो दोनों के सम के बराबर ऑलमोस्ट होता है, वो एकदम अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर ही होता है, सम ऑफ द शिफ्ट कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल। तो जो वुडवर्ड फिशर रूल ने दिया था, कुछ इसको स्पॉट फॉर्मुलेट किया था, जो सेकंड वाला था, कैलकुलेट किया था एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन के लिए, और जितने भी ग्रुप जो लगे हुए, फंक्शनल ग्रुप जो लगे हुए हैं, इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस जो कोप्लानैरिटी को डिस्टर्ब करे, सारे के सारे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उसके लगभग प्लस माइनस से घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। और मोस्टली केस में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से पाविया से भी देखते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि पाविया में भी देखिए यही एग्जांपल अभी उसमें बता रहा था, ई पाठशाला में, कि जो दो ग्रुप है डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, या तो ऑर्थो मेटा पे रहेंगे तो वो आपने जैसे देखा कि क्या है, वो सेम सब्स्टिट्यूएंट सॉरी जो सम है दोनों का इंडिविजुअल जितना वो इफेक्ट करेगा, और जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे तब वो कितना इफेक्ट करेगा। तो अगर वो पैरा पे है तो ज्यादा होगा, ऑर्थो मेटा पे है तो वो उसके सम के बराबर ही इफेक्ट करेगा। अब एक स्पेशल केस इसमें और दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ये देखिए, फॉर द स्पेशल केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइल डेरिवेटिव, empirical correlation of structure with the observed position of the primary absorption band वो डेवलप किया गया है, जो आपका टेबल में दिया है। अभी हम लोग देखते हैं ये इंक्रीमेंट आप लोग पहले ही देखे हैं वुडवर्ड फिशर रूल के उसमें। ध्यान देंगे जबकि ऑर्थो और मेटा पे 3 है और पैरा पे 10 है। मैं वही बता रही थी कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं जो वुडवर्ड फिशर रूल ने दिया है, लेकिन आज हम लोग अलग से थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। प्रैक्टिकल फॉर्म में आप जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आप उसकी वैल्यू ले रहे थे, लेकिन इतना आपने ध्यान नहीं दिया होगा डिस्टिंक्शन में। यहाँ देखिए इस टेबल में एकदम साफ साफ दिख रहा है, आप यही वैल्यू भी लेते हैं। अभी जो मैंने बताया कि जो ऑर्थो और मेटा पे ले रहे हैं वो 3 ले रहे हैं इंक्रीमेंट, और जो पैरा पे इंक्रीमेंट ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं। तो मतलब जो इंडिविजुअल है उसके सम से बहुत ज्यादा पैरा के केस में, और ऑर्थो और मेटा के केस में ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पिक्यूलियर चीजें हैं, और हम अब ग्राफ पे 1-2-3 ग्राफ हम लोग डील करें। जैसे मैंने बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के होते हैं, इसमें ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये नेफ्थलीन का, ठीक है। ये नेफ्थलीन का और एंथ्रासिन का ग्राफ क्या बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक शेप आप देख रहे हो, ये अलग अलग बैंड की वजह से है, इंक्रीज्ड कंजुगेशन की वजह से है। जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो आपका बता रहा है कि कौन सा प्राइमरी बैंड है, ठीक है। ये अलग अलग जितने भी, बस मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके के स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं। ये सारे के सारे पॉलीन्यूक्लियर के हैं। देखिए ये नेफ्थलीन का दिखा, फिर ये एंथ्रासीन का दिख रहा है। इसमें साइक्लोहेक्सेन में लिया गया है। क्यों साइक्लोहेक्सेन में लिया गया है? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और मैंने बताया कि जो क्यूवेट में सैंपल रखते हैं उसको किसी पे डिसॉल्व करके रखते हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि ये दोनों नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, तो उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा गया है। जो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि जो कार्बन के अलावा भी उसमें कोई हेटेरो एटम है। अब हेटेरो एटम है इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ लोन पेयर वाले आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसमें आपका एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी होगा। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है नॉर्मल पॉलीन्यूक्लियर सिंपल जिसमें कोई भी आपका हेटेरो एटम नहीं है उसके कंपेयर। तो जो कॉमन मेथड है
पढ़ने का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसको क्या करते हैं हम जनरली पहले वो कर देंगे, क्या कहते हैं, थ्योरी पढ़ के रखी गई है, एग्जाम्पल्स करके रखा गया है। अब जब नए स्ट्रक्चर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स का रेफरेंस करके हम टैली करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, जब एप्लीकेशन लास्ट में पहुंचूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोई मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं कि हाँ ये उसी का स्पेक्ट्रा है। देखिए ये सारी जितनी भी चीजें, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। आज मैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का एंड करूंगी और कल से एनएमआर स्टार्ट करूंगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टार्ट करूंगी। लेकिन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी तभी आपको ज्यादा समझ में आएगी, मेनली एप्लीकेशन पार्ट, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस लगाओ। मैं ऐसे क्लास में भी बोला है मैंने कि आप लोग एक जरूर काम करिए, जिस भी कंपटीशन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज हो सकती है या फिर जनरल कंपटीशन हो सकता है, कोई भी हो, बस आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर लगाइए। और ये जो आप लोग को टाइम पीरियड मिल गया है, ये आई थिंक कि जो बच्चे रियली में तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत पिक्यूलियर और बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल को पढ़िए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द ओनली बेस्ट थिंग विच कैन गिव द सक्सेस। तो आपको कोई कितना भी समझा, स्टडी मटेरियल सब वो है, बस आपको फॉलो करना है। अब ये जो हेटेरोसाइक्लिक मैंने जैसे बताया कि एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आप डायरेक्ट इसकी एनालिसिस ना करके, जो अननोन कंपाउंड हमको देखना है कि उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, उसको हम रेफरेंस कंपाउंड से टैली कर लेते हैं। ये कुछ एक तो स्पेक्ट्रा और आप देख लीजिए, ये क्या है, पिरिडीन है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका स्पेक्ट्रा देखिए कैसा आ रहा है। ये जबकि एक ही रिंग वाला है लेकिन फिर भी इसका स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा है। ये क्यूनोलिन है, ये आइसोक्यूनोलिन है, इन सब का स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा है। जैसे हम देखते हैं एक सिंपल सा एक बैंड, वो एक बैंड नहीं आ रही है, बहुत सी छोटी छोटी बैंड्स भी आ रही है। अब मॉडल हाँ अंकित बोले, आपने रेज किया है हैंड, फटाफट बोले अंकित। अंकित आपको कुछ क्वेश्चन बोलना है तो बोल दीजिए जल्दी से, आपने रेज किया है हैंड। ओके, वी विल प्रोसीड नाउ। मॉडल कंपाउंड्स स्टडीज का मतलब क्या है कि हम कुछ कंपाउंड जो हमें स्टडी करना है, वो अल्ट्रावायलेट बेस्ट टेक्निक है। कब? जब आपका स्ट्रक्चर बहुत ही लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, और क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलर इन द केस, ये आप बोलेंगे कि बहुत ज्यादा, एक्चुअली एक तरीके से कहें हम कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी टेक्निक नहीं है खाली स्ट्रक्चर इलुसिडेट करने की। हमको हमेशा किसी न किसी दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का हेल्प लेना पड़ता है यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, जो वुडवर्ड फिशर रूल है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है इस अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि थोड़ी बहुत यूज होती है जब दूसरे को बताना होता है या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि एक कंपाउंड है, मान लीजिए एक कंसीडर कर रहे हैं एक एग्जांपल C15H12, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, मॉडल कंपाउंड एक ले रहे हैं जिसको बता रहे हैं कि कैसे करना है। मॉडल कंपाउंड में हमने लिया, आपने बहुत से बार क्वेश्चन देखा होगा कि C15H12 दिया हुआ है। अब इस C15H12 का केवल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है बताना। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा आपका फॉर्मूला दिया रहता है C15H12, तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करते हो, देखते हो उसका जनरल फॉर्मूला देकर कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, ठीक है। आप जानते हो ना DBE निकालना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सुना है? यस मैम। ऐसे नहीं, एक साथ नहीं बोलिए, रेस करिए हैंड, फिर एक एक करके मैं बोलती हूँ, क्योंकि एक साथ बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ सोनल बताएं। यस मैम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यस मैम, एक फॉर्मूला होता है इसका, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं मैम? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो उससे क्या पता मैम लाइक
नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से क्या पता चलता है बेटा? मैम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं पता चलती है बेटा। हाँ सुमित बोले। उससे मैम ये पता चलता है कितना डबल बॉन्ड है। आई होप हाँ, कितना डबल बॉन्ड है या फिर कितना इसमें रिंग है ना? अनसैचुरेशन, सुमित ने सही लिखा है चैट बॉक्स में कि आपका पता चलता है कि कितना अनसैचुरेशन है या फिर रिंग है। मान लीजिए 2 आ रहा है डीबी, तो उसका मतलब होता है आपका जनरली जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वेश्चंस करते हैं, रूपम आपका अगर आंसर यही है तो रहने देते हैं, और कुछ इसके अलावा कुछ बता रहे हैं डीबी के बारे में बेटा? मैम यही था। ठीक है, तो ये मैं बता रही थी कि क्या कहते हैं, ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ये क्या बता रहा है? ये आपको कोई भी कभी भी अगर आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली कभी कभी ऐसे फॉर्मूले दिए रहते हैं C15H12, तो सबसे पहला तरीका क्या है, आपकी डीबी लगा लीजिए। उससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, साथ में ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। उस नंबर ऑफ अनसैचुरेशन में आपको अगर एसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे उसमें, तो आप उसमें रिंग का कोई भी एक नहीं रखेंगे, अगर उसको एक कम कर देंगे तो उसकी जगह पे आप एक रिंग ले लेंगे, ठीक है, अनसैचुरेशन। तो ये आप जितना भी आप कैलकुलेट कर रहे हो डीबी, सबसे पहले आप डीबी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल दी गई। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब क्या है कि जैसे अल्ट्रावायलेट का लैम्डा मैक्स दिया रहेगा, IR का आपका क्या दिया रहेगा, उसकी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए इतने हर्ट्ज, ठीक है। NMR का क्या दिया रहेगा, प्रोटॉन का, अभी हम लोग देखेंगे धीमे धीमे तो वो बताएंगे। अगर अल्ट्रावायलेट के केस में देखेंगे तो आपका क्या दिया रहेगा, लैम्डा मैक्स दिया रहेगा। तो अगर आपका C15H12 ये है और इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपने वो पढ़ी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, और आपको ये दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये जो स्पेक्ट्रा है ये किसी से मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, एंथ्रासीन से मिलता जुलता है, ठीक है। तो जब एंथ्रासीन आपको ये पता रहेगा, जैसे अभी मैंने आपको एंथ्रासीन दिखाया था, मैंने आपके लिए एक पीपीटी भी बना दी है इसको कंपेयर करने के लिए, ये देखिए, ये पीपीटी विजिबल है आप लोग को बच्चों? ये पीपीटी विजिबल है क्या, ये स्लाइड? नो मैम। ये स्लाइड नहीं दिख रही है आपको? मैम शेयर नहीं हुई स्लाइड। अच्छा, मेरे डेस्कटॉप पे तो शेयर्ड है, एक मिनट। अभी शेयर्ड है, अभी दिख रही है? ठीक है, तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला है ना, ये अभी आप लोग देख रहे थे, है ना, ये C15H12, इसमें लिखा हुआ है 9 मिथाइल एंथ्रासिन, क्योंकि आपको एग्जांपल दिया है तो इसलिए बता दिया है। नहीं तो आपको क्या देगा कि केवल आपको ये दे देगा कि C15H12, ठीक है। जब ये फॉर्मूला दिया है तो आपको अगर पता है कि आपने देखा है कि एंथ्रासिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उस एंथ्रासिन से आप कंपेयर कर सकते हो, आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ ये आपका सिमिलर है एंथ्रासीन के, ठीक है। तो जब एंथ्रासीन के तो तुरंत आपको अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आप निकाल ही रहे हो, तो एंथ्रासीन स्केलेटन तो निकल ही जाएगा, साथ में एक CH3 निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये, और आपको अभी भी जैसे ये CH3 का आपको मैंने बताया है कि थोड़ा सा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए आपकी जो शिफ्ट देखिए आ रही है थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, देख रहे हैं, थोड़ा सा बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ आ रहा है जो ग्राफ आ रहा है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका मॉडल कंपाउंड लेकर के, हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं विजिबल स्पेक्ट्रा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये सबको पता है,
जैसे मैंने रेड ड्रेस आज पहनी हुई है तो सबको रेड दिख रही होगी ना, ये रेड दिखती क्यों है? ये तो आप लोग बहुत लोग बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैम रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेव कलर, रिफ्लेक्शन ऑफ कलर ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, लाइक हमें रिफ्लेक्शन सिर्फ पर्टिकुलर उसकी कलर का, वही वेवलेंथ हमारी आईज के अंदर उसकी रेज जा रही है तो हमें वो कलर दिखाई दे रहा है। ओके। और कोई बताइए? ठीक है सोनल बेटा, और कोई बताइए? शुभम ने लिखा है कि बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है, रेड नहीं होती। तो रेड क्या होती है? बताइए। मैं ऑडिबल नहीं हूँ? यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। ठीक है, मैंने बोला कि क्यों ये ऐसा है, एब्जॉर्ब हो रही है। अभी शायद किसी ने लिखा था, मैंने नाम नहीं ध्यान दिया, शुभम ने लिखा था क्या? किसी बच्चे ने लिखा था कि ये एब्जॉर्ब होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती है ना? बस मैं ये जानना चाहती हूँ बच्चों आप लोगों से कि ये जो रेड लाइट है, ये आप लोग जो देख रहे हो, ये इमिट हो रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है? ये सबको पता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब, व्हाइट लाइट में से जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है, उस वो जो जितनी एब्जॉर्ब होती है उसकी कंप्लीमेंट्री हमें दिखती है ना? तो दिखती है मतलब बाय व्हाट? बाय इमिशन और इमिट। ऋषभ ने लिखा कि इमिट होती है, सबने लिखा इमिट होती है। ओके, और कोई बोलना जा रहा है? रूपम, ऋषभ और शुभम ने बोला कि ये इमिट होती है। ओके, उसामा ने भी लिखा कि इमिट होती है। और कोई कुछ बोलेगा? ये इमिट नहीं होती है बेटा, ये रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इमिट इमिशन एक अलग फिनोमिना है ना? आपको अगर ध्यान होगा तो जब मैं आपको बता रही थी, सुमित लिख रहे व्हेन पार्टिसिपेटेड लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड रेस्ट रिफ्लेक्टेड देन वी गॉट गुड। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमें विजिबल हो रही है, अगर वो विजिबल रेंज की है तो। देयर इज अ डिफरेंस इन द रिफ्लेक्शन एंड द इमिशन। इमिशन इज अ फिनोमिना जो कि हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट पे लाइट आ रही है तो जो रेडिएटिव इमिशन हो रहा है, दैट इज द इमिशन, दैट गिव्स द इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेड लाइट एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट हो रही है, रेड लाइट के अलावा बाकी सारी चीजें व्हाइट लाइट की एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही लाइट जो रेड कलर की दिख रही है, ये आपका क्या है? ये आपका इमिशन नहीं। अगर इमिशन होता तो इसको आप एक अच्छी तरह पहचान सकते थे, ये डार्क में भी रेड दिखना चाहिए, लेकिन ये डार्क में रेड तो नहीं दिखता है। आपने देखा होगा कि जब लाइट शेड अलग अलग होता है, अलग अलग लाइट में आप जाते हो तो कभी कभी कलर के शेड्स अलग अलग, सेम कलर के ड्रेस के शेड्स अलग अलग दिखने लगते हैं, है ना? क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइट पे जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी लाइट कॉम्प्लीमेंट्री लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमें कलर दिखता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था इसलिए आप लोगों को नोटिस कराया। अब ट्रांसमिटेड आपको पता ही होगा कि जितनी, जैसे ट्रांसमिटेड लाइट का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपको मैंने क्यूवेट उसमें बताया था कि जो सैंपल बनाते हैं क्यूवेट में रखते हैं, जो लाइट पास कर रही है उस क्यूवेट के थ्रू, क्योंकि क्यूवेट या तो ग्लास है या तो क्वार्ट्ज का होता है, और वो लाइट को हम पास करते हैं, यूवी लाइट जब पास होती है तो ट्रांसमिट होती है ना, इसीलिए हम कहते हैं आई नॉट लाइट एब्जॉर्ब की और आई ट्रांसमिट की, ट्रांसमिटेड लाइट। तो वो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है जो आई रिसीव करती है, अगर हमारे विजुअल रीजन की नहीं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम वो ट्रांसमिटेड लाइट देखते हैं, तो वो लाइट होती है आपके ट्रांसमिट, और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे पास होने के बाद जो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब की, उसके अलावा जो आपकी ट्रांसमिट की।
तो ये आपका थोड़ा सा अब रिलेशनशिप जो होता है कलर लाइट और एब्जॉर्ब लाइट के बारे में, जो ऑब्जर्व कलर होते हैं कंपाउंड्स के वो अलग अलग होते हैं। जैसे लाइट अगर वॉयलेट है तो जो आपको ऑब्जर्व कलर होगा वो येलो, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन वगैरह ये क्या है, ये प्लांट पिगमेंट है जो कलर्ड होते हैं। सैनेडिन क्लोराइड, सैनेडिन क्लोराइड नाम से क्या दिख रहा है कि साइनो ग्रुप होगा, लेकिन इट इज नॉट, इट इज आल्सो क्लास ऑफ प्लांट पिगमेंट। एंथोसाइनिन जिसको क्या कहा जाता है, ये इसमें कोई साइनो ग्रुप नहीं है, फिर भी स्टिल इट इज अ सैनेडिन क्लोराइड कहा जाता है इसको। इसके बाद एक मैलाचाइट एक डाई है, ये भी आपकी इन सब में क्रोमोफोर जो प्रेजेंट है और ज्यादा से ज्यादा कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसलिए ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है और ये शिफ्ट होकर के विजिबल रीजन में आ जाती है, जिसकी वजह से आप इसको आराम से इसका कलर देख पाते हैं। अब लास्ट चीज है कि आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में प्रैक्टिकली आप क्या क्या देखना चाहिए आपको, अगर आपका कोई स्पेक्ट्रा आप देख रहे हो तो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है एज इट इज, आपको पता भी होगा कि एज इट इज अकेले ये वो नहीं है, इसके लिए कुछ आपको एडेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के टूल्स चाहिए साथ में। लेकिन कुछ जनरलाइज्ड आइडिया है जो मीनिंगफुल है, और आपको एनएमआर और आईआर के अलावा जब आप यूवी यूज कर रहे हैं साथ में, तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है लो टू मीडियम इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी आप समझ गए होंगे कितनी ज्यादा, जो ऊंचाई आ रही है वो कितनी ज्यादा आ रही है, दैट इज द इंटेंसिटी। अगर ये शार्प इंटेंसिटी है मतलब ऐसे, दैट इज द फाइन, एंड ब्रॉड है तो ऐसे। अब अगर सिंगल बैंड है, एक ही बैंड आ रहा है आपको, जैसे अभी आपने पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में अभी भी जस्ट देखा कि कितने ढेर सारे आपके बैंड्स आ रहे थे। अगर सिंगल बैंड है लो टू मीडियम इंटेंसिटी का है, मतलब ना बहुत ज्यादा ऊंचा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, तो लो टू मीडियम इंटेंसिटी का है, अगर उसकी एप्सिलॉन 100 टू 10,000 के बीच में है और वेवलेंथ लेस देन 220 नैनोमीटर है, तो वो जनरली क्या इंडिकेट करता है, N2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, अगर ये बैंड है, अगर ये बैंड है तो आपको किस किस फंक्शनल ग्रुप का ध्यान में आना चाहिए। जैसे आप शिफ्ट पढ़ते हो ना एनएमआर में, अभी देखोगे जिन बच्चे ने पढ़ के रखा है वो देखा होगा कि जो इतने से इतने बीच में पीपीएम में आ रहा है शिफ्ट, तो वो एनएमआर के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को बोलता है, सजेस्ट करता है कि ये होंगे। उसी तरीके से बाकी जो आपकी शिफ्टिंग वगैरह है वो तो होगी कोई ना कोई ग्रुप लगाने या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से। तो जो सिंगल बॉन्ड है अगर लो टू मीडियम इंटेंसिटी का है, उसकी एप्सिलॉन 100 टू 10,000 के बीच में है और वेवलेंथ 220 नैनोमीटर से कम है, तो वो N2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, जिसको कि जैसे अमीन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इथर्स हैं, थायोल्स हैं, ये सारे के सारे इन सब की पॉसिबिलिटी है कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में इंक्लूडेड नहीं। अगर कंजुगेशन में इंक्लूडेड होंगे तो आपको पहले ही पता है कि उसमें बहुत बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। ओके, अब एक एक्सेप्शन है जनरलाइजेशन का कि अगर N2 पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है और इस N2 पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन में साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो साइनो ग्रुप्स ये अपीयर करेंगे इसी रीजन में। वो किसके लिए केस में है, केवल इस जनरलाइजेशन का एक्सेप्शन। जो वीक ट्रांजिशन होती है साइनो ग्रुप की वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है आईआर। अगर साइनो ग्रुप है तो वो आपको आईआर में क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसमें वीक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमेशा आईआर दिया होगा इसके एडिशन में आपको। अब ध्यान देने लायक बात है कि कभी भी NH को, OH को, CO को, SH को IR से जो बहुत इजीली बताया जा सकता है उनको मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को इलिसिटेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। NMR के बाद जब IR देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन सब का एक अलग बैंड आता है जिसमें से ये स्ट्रक्चर इलिसिटेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दूंगी, कॉम्पिटिशन्स के जो आए होंगे
मतलब एक तरीके से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस थे वो नहीं लेके आ पाई। नहीं तो मेरी कोशिश रहेगी कि चाहे नेट गेट हो चाहे जैम में मैं उसमें लिख दूंगी, तो जो बच्चा जिस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है, जिस लेवल के क्वेश्चन में, जैसे कुछ बच्चे हैं तो अभी नेट गेट के क्वेश्चंस नहीं करना चाहेंगे, केवल जैम के क्वेश्चंस करना चाहेंगे, तो अपने लेवल के हिसाब से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें लिख ही रहूंगी, वो लेकर के आऊंगी तो और आप लोग पे सर्कुलेट करूंगी। एक दिन दूंगी, आप लोग उसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करने की। वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको क्लास में एक बार डिस्कस कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपके वो क्वेश्चंस होंगे और आपके एनएमआर भी स्टार्ट होगा। सेकेंड है आपका कि अगर सिंगल बैंड है लो इंटेंसिटी का, वो 10 to 100 है, केवल 10 to 100 है, और वो रीजन में आ रहा है 250 to 360 नैनोमीटर। तो क्या है, नो मेजर एब्जॉर्प्शन है, शॉर्टर वेवलेंथ 200 to 250 नैनोमीटर है, वो इंडिकेट करेगा N to pi। ठीक है, अब देखिए इसकी कितनी ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन, हाँ कुछ बोलना, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके अब ये जो क्रोमोफोर हैं आपने जैसे देखा कि इंडिकेट करते हैं जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये रखते हैं। ठीक है, तो इन क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, CO, CN, NN, NO2, COR, COH, CONH2, तो ये सारे के सारे, लेकिन बस वही है कि इसके सारे के सारे पॉइंट में, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है अल्ट्रावायलेट में, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि आई और एनएमआर भी इसके साथ में एसोसिएटेड होना, then only you can clearly elucidate the structure. थर्ड है 2 बैंड्स ऑफ मीडियम इंटेंसिटी के हैं, जिसकी एप्सिलॉन वैल्यू 1000 से 10000 के बीच में हो सकती है, और उसका जो लैम्डा मैक्स है वो 200 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। वो इंडिकेट करता है एरोमेटिक सिस्टम, और जो एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है वो एक गुड फाइन स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा सकता है लॉन्गर वेवलेंथ बैंड में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि वो कम पोलैरिटी के हैं और उनको डिसॉल्व करके हम देखते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज करेगा तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा कंजुगेटेड सिस्टम में। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो थर्ड बैंड उनमें आती है एक 200 नैनोमीटर पे, और ये सिंपलर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी 200 नैनोमीटर से कम पे आती है, जो कि ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट। तो जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रा की, वो लिटरेचर में अवेलेबल होती है, और इससे रिलेटेड जैसे भी अंतरासीन वाला था उससे रिलेटेड अगर में कोई मॉलिक्यूल होता है तो हम उसको जस्ट देख के रेफरेंस की तरह ले लेते हैं। बैंड ऑफ हाई इंटेंसिटी का अगर है तो अभी तक हम लो और मीडियम इंटेंसिटी का देख रहे थे। हाई इंटेंसिटी का है जिसकी एप्सिलॉन वैल्यू 10,000 से 20,000 तक है, तो वो अपीयर करेगा 210 नैनोमीटर में। जनरली रिप्रेजेंट करता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, लेकिन इसका IR चेक करना इम्पोर्टेंट है, और इसका 210 नैनोमीटर तक जनरली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर है आपका सिंपल कीटोन्स, एसिड, ईस्टर्स, एमाइड्स, ये सारे जिसमें पाई सिस्टम्स होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 2 एब्जॉर्प्शन उसमें आता है, N to pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन आता है जो कि 300 से नैनोमीटर ज्यादा होता है, और पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन होते हैं जो शॉर्टर वेव लगते हैं। ठीक है, लास्ट है कंपाउंड जो कि हाईली कलर्ड होते हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई कंजुगेटेड ग्रुप लगा होगा और उनकी शिफ्टिंग बैटोग्रामिक शिफ्ट हो गई होगी, इसी वजह से वो आपके हाईली कलर्ड। तो लॉन्ग चेन इसमें वही दिया है, लॉन्ग चेन कंजुगेटेड सिस्टम है या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक क्रोमोफोर कंपाउंड है, इसको भी मैं कर दे रही हूँ। इसके बाद आपके पाया के क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो। किसी बच्चे ने एक दूसरी बुक का वो किया है, LDS यादव, मैंने भी नाम सुना हुआ है। इसके अलावा जगदम्बा सिंह भी बुक है जिसका मैंने नाम सुना है। मैं आपको वो बुक इसलिए नहीं बताती हूँ जो मैंने डायरेक्टली कभी नहीं पढ़ी है, मैंने नाम सुना है, बहुत बच्चे LDS यादव की बुक से भी पढ़ते हैं और जगदम्बा सिंह की भी बुक से पढ़ते हैं। तो कोई भी बुक लीजिए बेटा, पढ़िए कहीं से भी, सारी चीजें दी हुई हैं, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 11:30 से मेरी दूसरी एंगेजमेंट्स रहती है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है तो मैं 2 मिनट में जवाब दे पाऊंगी तो दूंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपका बताऊंगी।
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वैसे जो बुक्स हैं वो आपकी सिल्वरस्टीन भी है और आपकी कैंप है, एनएमआर अभी जब मैं बताऊंगी तो उसके लिए बताऊंगी, और ये जो आपने बताया जगदम्बा सिंह और वो भी है। तो क्योंकि मैंने डायरेक्टली इन्हीं जो मैं बता रही हूँ उन्हीं से मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने पढ़ा पाविया ही है और कैंप पढ़ा है, इसलिए मैं उस बुक को रेफर नहीं करती हूँ। किसी बुक को रेफर करने का नहीं रेफर करने का मतलब ये नहीं कि उस बुक में खराब दिया है, या आप लोग पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, हो सकता है उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो आपको चीजें, है ना, और आप लोग का कॉन्सेप्ट हो सकता है ज्यादा अच्छा। तो आई एम जस्ट एडिंग द थिंग्स विच आई नो टू योर नॉलेज, जितनी जहां तक आप लोग को यूजफुल है आप लोग उसको गेन करें, और डेफिनेटली मैं बार बार करूंगी कि इंटरेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो आज के लिए यही है, बस इतना ही है। मैं ऑडिबल थी अभी तक, क्योंकि मैं खाली बोलती रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि आई वॉज ऑडिबल और नॉट। यस मैम। ओके, कल कौन सा क्लास होगा मैम? क्या बेटा? आईआर, कल कौन सा क्लास होगा? आईआर का, आईआर रेज? नहीं, एनएमआर स्टार्ट करूंगी। ओके मैम। ठीक है, एनएमआर आईआर फिर से थोड़ा बैंड वाला है और बॉन्ड वाला है, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि एनएमआर हो जाएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। और क्वेश्चंस अब नहीं लेती हूँ, 35 हो गया है ना। तो आप लोग को मैं क्वेश्चंस आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे किसी पे कर दीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं। ओके।